जम्मू कश्मीर में थमा चुनाव प्रचार। अंतिम चरण में जम्मू कश्मीर की 40 सीटों पर कल वोटिंग। आखिरी फेज में 415 कैंडिडेट, 1 अक्टूबर को वोटिंग। हरियाणा के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी दादरी में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे जनसमर्थन। जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा। राहुल बोले हरियाणा को नहीं चाहिए अडानी सरकार। प्रियंका बोली प्रधानमंत्री 10 साल पुराने आरोप लगा रहे हैं। श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने दी थी रिकॉल एप्लीकेशन। मंदिर कमेटी जवाब करेगी दाखिल। ओलंपिक व पैरालंपिक पदक विजेताओं का होगा सम्मान। कल मुख्यमंत्री योगी विजेताओं को करेंगे सम्मानित। 6 सामान्य और 8 पैरालंपिक खिलाड़ी किए गए आमंत्रित। और मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। मोदी ने दी बधाई। 8 अक्टूबर को मिलेगा सम्मान। 350 से ज्यादा फिल्में की 3 नेशनल अवार्ड जीते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उससे पहले सीधे आपको लिए चलते हैं हरियाणा, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नारनौद में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भेदभाव का शिकार नहीं है, बल्कि नौकरी प्राप्त कर रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, याद करिए कांग्रेस के समय में किसान आत्महत्या करता था, नौजवान के सामने पहचान का संकट था। एक कांग्रेस तो माफियाओं की शागिर्द थी। संगठित अपराध में लिप्त माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, खनन माफिया हो, वन माफिया हो, पशु माफिया हो, ये सब के सब कांग्रेस के शागिर्द हैं। कांग्रेस इनके माध्यम से जनता का शोषण करती थी। डबल इंजन की सरकार ने माफिया राज समाप्त किया। विकास के पथ पर विरासत का सम्मान करते हुए आज आगे बढ़ाया है। आज सोचिए ना, कश्मीर सुरक्षित है, कश्मीर में भी चुनाव चल रहे हैं, कल ही कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जम्मू कश्मीर आज विकास की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और हरियाणा को तो कहना ही क्या, प्रकृति और परमात्मा की भूमि है, नारायण की भूमि है। नारायण तो सर्वत्र विराजमान है। उसकी कृपा से कुछ भी नहीं हो सकता है, उसकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ गरीबों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला है। 12 करोड़ किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हुआ है। और बहनों भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने हैं। 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा है। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। ये भाजपा का नारा था, सबका साथ और सबके विकास का। विकास सबको पहुंचाया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको पहुंचाया, देश की विरासत का भी सम्मान किया और साथ साथ देश को सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण भी दिया। बहनों और भाइयों, आप सौभाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। कैप्टन अभिमन्यु जैसा नेता आपको प्राप्त हुआ है। याद करिए, जिन्होंने अपनी जवानी देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए समर्पित की हो, और जैसे वहां से अवकाश प्राप्त आए, उन्हें लगा कि नहीं, जनता जनार्दन की सेवा के लिए जाना है, शेष जीवन समर्पित किया भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए। मैं अभिनंदन करूंगा पंडित राम कुमार गौतम जी का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, कहा कि नहीं, आवश्यक है, नारनौद से कैप्टन अभिमन्यु आना चाहिए और मैं स्वयं सफीकों से लड़ूंगा। और बहनों भाइयों, कैप्टन अभिमन्यु विकास के प्रतीक,
एक विजन है प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास के विजन को जमीनी धरातल पर कैसे उतारना है। इसके प्रतीक हरियाणा में कैप्टन अभिमन्यु जाने जाते हैं, जिन्होंने उसे जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। एक नहीं, एक दर्जन से अधिक मंत्रालयों के माध्यम से हर एक योजना को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य, एक बिगड़े हुए क्षेत्र को फिर से उठाने का कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किया। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम आपसे कहने के लिए आए हैं, यह समय भारत को दुनिया की एक महाताकत बनाने का समय है। अच्छे लोग नहीं आएंगे तो विकास ठप पड़ जाएगा। ये कांग्रेस के लोग जो राम की संस्कृति पर विश्वास नहीं करते और रोम की संस्कृति पर विश्वास करते हैं, इन लोगों पे कभी विश्वास मत करना। इस संकट के समय आपके साथ कभी नहीं खड़े होंगे। जब संकट आएगा तो राहुल जी को तो नानी याद आती है, इटली भाग जाते हैं। आपके बीच में तो तब कार्य करने के लिए कैप्टन अभिमन्यु ही बचेंगे, यहां पर कार्य करने के लिए। आपके बीच में तब पंडित राम कुमार गौतम जी ही बचेंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। एक तरफ नारनौल से हमें यहां पर कैप्टन अभिमन्यु को भारी बहुमत से विजयी बनाकर के कांग्रेस की जमानत को जब्त करना है। हमने इसीलिए आज यहां पर मैं स्वयं यहां पे तो आया ही हूं, लेकिन साथ साथ मैंने यहां पर आज अपने दो प्रमुख संतों को ही बुलाया है। दादा काला पीर बौद्ध कला और खुर्द से हम लोगों ने यहां पर बुलाया है। यहां पर सीमांत सुकराई नाथ जी को ही मैंने बुलाया। मैंने कभी आकर के यहां पर अपना समर्थन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कैप्टन अभिमन्यु को। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही यहां पर बाबा पालनाथ जी महाराज भी डाटा से आए हैं अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। और फिर ये नारायण की भूमि है, बाबा लाल दास जी की पावन धरा है। उनका आशीर्वाद तो विरासत वालों के साथ ही होना है और केवल विरासत का संगठन भाजपा कर सकती है। इसीलिए आप सबसे मेरी अपील है कि नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। और मेरी आप सबसे ये भी अपील है कि सभी के भाजपा के प्रत्याशी जो पूर्व में इस नारनौल से विधायक रहे हैं, वहां की देवतुल्य जनता से भी मेरी प्रार्थना है कि वहां से पंडित राम कुमार गौतम जी को भी भारी बहुमत से विजयी बना करके हरियाणा विधानसभा के लिए चुन करके चंडीगढ़ भेजें। इन दोनों लोगों को बना करके भेजेंगे तो ये हिसार को भी बनाएंगे, हरियाणा को भी बनाने का काम मजबूती के साथ आगे करेंगे। आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। सभी लोग अपना दोनों हाथ ला करके खड़ा करके बोलिए मेरे सामने, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, केवल जनता जनार्दन के सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। दोनों हाथ ला करके एक बार संकल्पित होकर के बोलेंगे, बहनों भाइयों, मैं इस बात को कहना चाहता हूं, 5 अक्टूबर को जगत जननी मां भगवती का तीसरी तिथि है। और याद रखना, मां लक्ष्मी भी जब अपनी कृपा बरसाती है तो जिस आसन पर विराजमान करके बरसाती है वह कमल का फूल ही होता है। हरियाणा को कमल के फूल का वरदान चाहिए ना मां लक्ष्मी का, सुख और समृद्धि चाहिए ना। ये काम भाजपा करेगी, भाजपा को विजयी बना करके जाएंगे, जिताएंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
नारनौद में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने भाजपा के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। इससे पहले हरियाणा के भवानीखेड़ा में सीएम योगी ने चुनावी था। सीएम योगी ने संबोधन में कहा कि अयोध्या 500 वर्षों का इंतजार अयोध्या का समाप्त हुआ है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री रामलला फिर से अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर। लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति में यही अंतर है। दुनिया अभिभूत है, आनंदित है। अयोध्या 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कमलों से भगवान श्री। अब रुक करेंगे अगली खबर का। ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहचान न होने के कारण शिनाख्त के लिए शव को 72 घंटे के लिए ट्रॉमा सेंटर के शवगृह में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस अज्ञात मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है। राज्य के रेलवे पुलिस के जांच अधिकारी बोधराज ने बताया कि रविवार रात 9 बजे के करीब डीएससी नई रेलवे लाइन पर सहारनपुर से अंबाला की ओर जा रही मालगाड़ी के चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। 3 दिन से रुक रुक कर बारिश होने के कारण शहर के अंदर और शहर से बाहर निकलने वाले मार्गों पर पानी भरने और सड़कों पर गड्ढे होने के कारण यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया, जिसके कारण लोगों को आने जाने की भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में सोमवार सुबह सादीपुर से यमुनानगर करनाल जाने वाले मुख्य मार्ग पर प्लाईवुड फैक्ट्री में लकड़ी लेकर आने वाली ट्रालियों व आपको बता दें ट्रकों में भारी जाम लग गया और कई घंटे जाम के बाद भी खुलने की स्थिति नहीं नजर आई। कई किलोमीटर तक जाम लगने से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम सर ये सुबह 9:30 बजे से लग रहा है जी। किस वजह से लगा? जाम ट्रॉलियों की वजह से, ट्रैक्टर की वजह से और ट्रक की वजह से जाम लगा हुआ है। कोई खुलवाने नहीं आया अभी तक? सर बुलाने तो बस कोई आता ही नहीं जी। सर प्रशासन भी ऐसे ही है जी। बस अक्सर जाम लगता है यहाँ? जाम अक्सर सर बरसात के बाद ही लगता है। जो बरसात हो जाती है तो साइडें जो कच्ची होती हैं वो कच्ची होने की वजह से जाम लगता है। रोड खराब होने की वजह से जाम। रुक रही अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर, जहां ओलंपिक पैरालंपिक पदक विजेताओं का सम्मान होगा। कल लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम होगा। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजेताओं को सम्मानित करेंगे। 6 सामान्य और 8 पैरालंपिक खिलाड़ी आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दें खिलाड़ियों को 22 करोड़ 70 लाख की धनराशि मिलेगी। पैरालंपिक खिलाड़ियों को 20.3 करोड़ धनराशि मिलेगी। प्रतिभागी खिलाड़ियों को 10-10 लाख की राशि मिलेगी। ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल, पारुल चौधरी आमंत्रित किए गए हैं। अनुरानी, प्राची और प्रियंका को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें पैरालंपिक में सुहास एलवाई, अजीत सिंह आमंत्रित किए गए हैं। प्रवीण कुमार, प्रीतिपाल, सिमरन, दीपेश कुमार आमंत्रित किए गए हैं। वहीं साक्षी कसाना, यश कुमार, प्रवीण कुमार भी आमंत्रित किए गए हैं। सुहास एलवाई, अजीत सिंह को मिलेंगे 4-4 करोड़ रुपए। तो पैरालंपिक खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। लखनऊ से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। पहले पैरालंपिक में सुहास एलवाई, अजीत सिंह आमंत्रित किए गए हैं। प्रवीण कुमार, प्रीतिपाल, सिमरन, दीपेश को भी आमंत्रित किया गया। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। साक्षी कसाना, यश कुमार, प्रवीण कुमार भी आमंत्रित किए गए। तो लखनऊ से अहम खबर, ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं का सम्मान होगा।
कल लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजेताओं को सम्मानित करेंगे। 6 सामान्य और 8 पैरालंपिक खिलाड़ी आमंत्रित किए गए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का लखनऊ से अगली खबर, जहां धान खरीद के लिए 4000 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। 4000 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। पश्चिमी यूपी में कल से शुरू होगी धान खरीद। लखनऊ मंडल के 3 जिलों से कल से धान खरीदी शुरू होगी। हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर में कल से धान खरीदी शुरुआत की जाएगी। 32,000 किसानों ने अभी तक पंजीकरण कराया है। पश्चिम यूपी में कल से शुरू होगी धान की खरीद। लखनऊ मंडल के 3 जिलों में कल धान की खरीद शुरुआत होगी। हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर में कल से धान खरीद होगी। $32,000 किसानों ने अभी तक पंजीकरण कराया है। तो लखनऊ से अहम खबर, धान खरीद के लिए 4000 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। पश्चिमी यूपी में कल से शुरू होगी धान की खरीद। लखनऊ मंडल के 3 जिलों में कल से धान खरीद शुरू की जाएगी। हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर में कल से धान खरीद शुरू की जाएगी। पश्चिमी यूपी में कल से शुरू होगी धान खरीद। आपको बता दें, लखनऊ मंडल के 3 जिलों में कल से धान खरीदी की शुरुआत होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, लखनऊ से अगली खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। जल्द से जल्द जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने 200 लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दर्शन लगाकर सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं। हर समस्या का अवश्य निस्तारण होना चाहिए, मुख्यमंत्री ने यह कहा। तो जनता दर्शन लगाकर मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द जनता की समस्याओं के समाधान का उन्होंने आश्वासन दिया। आपको बता दें, अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री योगी ने 200 लोगों की समस्याएं सुनी हैं और जनता दर्शन लगाकर सीएम योगी ने ये समस्याएं सुनी। हर समस्या का समाधान और निस्तारण अवश्य हो। तो सीएम योगी ने अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जल्द से जल्द जनता की समस्याओं का समाधान हो। तो मुख्यमंत्री योगी ने 200 लोगों की समस्याएं सुनी हैं। जनता दरबार लगाकर लोगों की सुनी है समस्या। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, बिजनौर से अगली खबर, जहां होटल में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। खाने के रुपए के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ये मारपीट हुई है। मारपीट का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। पैसे देने के विवाद में होटल मालिक और ग्राहक में मारपीट हुई है। बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के भागूवाला की यह घटना है। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हुई है मारपीट। मारपीट का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। थाना मंडावली का ये पूरा मामला है। पैसे देने के विवाद में होटल मालिक और ग्राहक में मारपीट हुई है। बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के भागूवाला की यह घटना है। तो होटल में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। खाने के रुपए देने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में यह मारपीट की घटना सामने आई है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली में पूर्व सुरेंद्र बहादुर सिंह ने काटा हंगामा। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में काटा हंगामा। सुरक्षा न दिए जाने से नाराज दिखे हैं सुरेंद्र सिंह। अपनी जान का खतरा बताते हुए काटा हंगामा। दिनेश प्रताप सिंह अदिति सिंह से बताया जान का खतरा। मेरी हत्या करवाई जा सकती है, सुरेंद्र सिंह के द्वारा यह बात कही गई। मुझे सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जा रही। तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय का यह मामला सामने आया है। आपको बता दें, रायबरेली से अहम खबर, सुरेंद्र बहादुर सिंह ने हंगामा काटा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हंगामा काटा है। आपको बता दें, केशवानंद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशवानंद, अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरेंद्र सिंह ने हंगामा काटा है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का है, जहाँ के सरेनी से पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने जो है आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जम करके हंगामा काटा है। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए जो है हंगामा काटा है। वही पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह व रायबरेली सदर से जो विधायिका है अदिति सिंह पर उन पे हत्या किए जाने का जो है आरोप लगाया, जिसको लेकर के उन्होंने जमकर के हंगामा काटा है। फिलहाल मौके पर पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले की जाँच करने की बात कह रहे हैं। जी सुरेंद्र, इस खबर पर जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने हंगामा काटा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर यह हंगामा काटा है। सुरक्षा न दिए जाने से नाराज दिखे हैं। तो यह हम खबर आपको दिखा रहे हैं। पूर्व विधायक पहले मैं आया और शासन से मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मेरी उम्र 75 साल की हो गई। आप जानते हैं मैं स्वयं गाड़ी चलाता हूँ, अकेले घूमता हूँ, शरीर से कमजोर हो गया हूँ। राह चलते कोई बात होती है तो लोग हम धमकाते हैं, मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने मुख्यमंत्री को शेडो के लिए लिखा, वहाँ से जांच आई, थाने से हमारे माफिक हमारे फेवर में रिपोर्ट आई। LIU के यहाँ आज 10 दिन से फाइल पड़ी हुई है। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा मैं देख लूँगा। आज क्या हुआ? आज मैं गया, मैंने वो बाहर कहा कि वो मैं आया हूँ सुरेंद्र सिंह पूर्व विधायक, उनसे कह दो बाहर इंतजार करें। मैंने कहा यह क्या तरीका हुआ? जनप्रतिनिधि आया है और मैं जनता फरियादी बन के नहीं आया हूँ, मैं अपने काम से आया हूँ। और उन्होंने कहा कि इंतजार करिए। हमने कहा ये क्या तरीका हुआ? जब वो फाइल में सिग्नेचर करेंगे तो जनता से नहीं मिलेंगे क्या? और इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की ये खबर। आपको बता दें, डिलीवरी बॉय की हत्या से जुड़ा ये है मामला। आपको बता दें, डिलीवरी बॉय की हत्या से जुड़ा यह अहम मामला। तो निषादगंज निवासी था 30 वर्षीय भरत वर्मा। डिलीवरी बॉय ने चिन्हट से उठाया था कंसाइनमेंट। 24 सितंबर को गायब होने के अगले दिन दर्ज हुई थी FIR। हिरासत में लिए गए अभियुक्तों ने स्वीकारा अपराध। यह अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। गजानंद व आकाश ने हत्या की थी। तो फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय की हत्या का ये मामला लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भुगतान न देकर हत्या कर शव फेंका। बाराबंकी स्थित इंदिरा नहर में शव फेंका गया। निषादगंज निवासी था 30 वर्षीय भरत वर्मा। डिलीवरी बॉय ने चिन्हट से उठाया था कंसाइनमेंट। 24 सितंबर को गायब होने के अगले दिन FIR दर्ज हुई थी। हिरासत में लिए गए अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकारा। गजानंद व आकाश ने हत्या को स्वीकारा है।
तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। इस बीच रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, रायबरेली से अहम खबर, इस वक्त की अहम खबर रायबरेली से सामने आ रही है। छात्रों से भरी स्कूली बस से हादसा हुआ है। स्कूली बस ने साइकिल सवार को कुचला है। हादसे के बाद अनियंत्रित होकर बस खाई में पलटी है। यह अहम खबर आपको रायबरेली से दिखा रहे हैं। हादसे में साइकिल सवार शिक्षक की दर्दनाक मौत हुई है। हादसे में साइकिल सवार शिक्षक की दर्दनाक मौत हुई है। यह अहम खबर आपको रायबरेली से दिखा रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। स्कूली बस पलटने से 3 छात्राएं घायल हुई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। रायबरेली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 3 छात्राएं बस पलटने से घायल हुई हैं। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के बाला मोड़ के पास यह घटना घटित हुई है। छात्रों से भरी बस खाई में पलटी है। केशवानंद शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशवानंद, छात्रों से भरी ये बस पलटी है जिसमें शिक्षक की मौत हुई, जबकि कई छात्राएं घायल बताई जा रही हैं। कैसे ये घटना घटित हुई है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के बाला मोड़ का है, जहां पे स्कूल में छुट्टी होने के बाद बच्चों को घर छोड़ने के लिए बस जा रही थी कि तभी आगे से जो साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस जो है खाई में पलट के, हालांकि जो साइकिल सवार शिक्षक था उसकी दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जो बस में जो छात्रा बैठी हुई थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसमें 3 छात्राएं हैं। उन्हें महाराजगंज CSC लाया गया है, जहां उनका डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो छात्राओं की हालत है वो अभी स्थिर बताई जा रही है। जी मानस। केशवानंद, अगर घायलों की बात की जाए तो घायलों की स्थिति अभी कैसी है? उनका जो इलाज चल रहा है, हालत उनकी कैसी है? सीरियस हालत है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो 3 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं, उनका इलाज रायबरेली के महाराजगंज CSC में चल रहा है। उनकी जो हालत है उसकी बात करें तो हालत अभी ठीक है, स्थिर हालत है। हालांकि उनका डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए केशवानंद आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि हादसे में साइकिल सवार शिक्षक की मौत हुई है। छात्रों से भरी बस खाई में पलटी, जिसमें 3 छात्राएं भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। रायबरेली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हादसे में साइकिल सवार शिक्षक की भी दुखद मौत हुई है। इस वक्त की अहम खबर आपको रायबरेली से दिखा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। छात्रों से भरी ये बस खाई में पलटी, जिसमें सवार 3 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। हादसे में एक साइकिल सवार शिक्षक भी इसके चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसकी मौत बताई जा रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बुलंदशहर से अगली खबर, जहां सप्लाई इंस्पेक्टर और ग्रामीणों के बीच विवाद की खबर सामने आई है। हॉट टॉक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सप्लाई इंस्पेक्टर पर आपको बता दें, फोन तोड़ने का आरोप लगाकर ग्रामीणों की अफसरों से नोकझोंक हुई है। राशन की दुकान पर कालाबाजारी की जांच करने पहुंचे थे सप्लाई इंस्पेक्टर। ठेकेदार पर मिली भगत का आरोप लगा है। ऊंचा गांव ब्लॉक का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। तो सप्लाई इंस्पेक्टर पर आरोप लगाकर ग्रामीणों ने अफसरों से नोकझोंक की है। राशन की दुकान पर कालाबाजारी की जांच करने पहुंचे थे सप्लाई इंस्पेक्टर। ठेकेदार पर मिलीभगत का आरोप लगा है। ऊंचा गांव ब्लॉक का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। बुलंदशहर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर और ग्रामीणों के बीच विवाद की अहम खबर। हॉट टॉक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं ग्रामीणों से नोकझोंक हुई है। सप्लाई इंस्पेक्टर पर फोन तोड़ने का भी आरोप लगा है। आरोप लगाकर ग्रामीणों की अफसरों से नोकझोंक हुई है।
राशन की दुकान पर कालाबाजारी की जांच करने पहुंचे थे अफसर। इस दौरान ग्रामीणों से नोकझोंक हुई है। सप्लाई इंस्पेक्टर और ठेकेदार पर मिलीभगत का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ऊंचा गांव ब्लॉक का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। बुलंदशहर से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर पर आरोप लगा है। हॉट टॉक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फोन तोड़ने का भी आरोप सप्लाई इंस्पेक्टर पर लगा है, जिसको लेकर अफसरों से नोकझोंक करते नजर आ रहे हैं ग्रामीण। तो राशन की कालाबाजारी की जांच करने पहुंचे थे अफसर। इस दौरान ग्रामीणों से नोकझोंक हुई है। सप्लाई इंस्पेक्टर पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। फोन तोड़ने का भी आरोप लगाया है और ठेकेदार से साठ गांठ कर कालाबाजारी का भी आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, आप ग्रामीणों की अफसरों से नोकझोंक हुई है। राशन कालाबाजारी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? ग्रामीणों ने फोन तोड़ने का भी आरोप लगाया है। जी ठीक है, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर तहसील के ऊंचा गांव ब्लॉक का मामला बताया, वायरल वीडियो ऊंचा गांव ब्लॉक का बताया जा रहा है, जहां जो सप्लाई इंस्पेक्टर है उन पे जो राशन डीलर है उनके साथ और ठेकेदारों के साथ मिलकर कालाबाजारी करने का भी ग्रामीणों ने आरोप लगाया। उनका कहना है कि जो लोग हैं, जो जनता के लोग हैं, उनके राशन को पूरा नहीं दिया जा रहा है, जो डीलर है वो राशन की कालाबाजारी कर रहे हैं। और उनमें जो मिली भगत उन्होंने जो सप्लाई इंस्पेक्टर है वहाँ के जो उनको बताया है कि उनकी संलिप्तता में यहाँ पूरा कालाबाजारी का खेल चल रहा है। देखिए, अगर जिस तरह से लगातार जो वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल के मामले में जो स्थानीय जो एसडीएम चाना उन्होंने हालांकि वीडियो का संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद में जो उन्होंने एसडीएम ने कहा है कि अगर इसी तरह के कोई भी अगर तथ्य सामने आते हैं सप्लाई इंस्पेक्टर की या राशन डीलर की कहीं या ठेकेदारों के साथ मिली हुई कालाबाजारी करते हुए राशन पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, वायरल होने के बाद में अगर बात की जाए तो इस वीडियो का जो तत्काल संज्ञान लेते हुए जनपद डीएम ने जो डीएसओ है खाद्य पूर्ति जिला अधिकारी उनके लिए भी निर्देश दिए हैं कि वीडियो का संज्ञान लिया जाए। संज्ञान के बाद में अब जो डीएम है उन्होंने जो स्थानीय एसडीएम चाना उनके लिए भी गजेंद्र सिंह उनको भी जांच के निर्देश दिए कि अपने स्तर से भी जांच कराए और सप्लाई विभाग को भी निर्देश दिए कि जांच की जाए कि आखिरकार सच्चाई क्या है जो लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। और वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों ने कहा है कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें हॉकटॉक ग्रामीणों के साथ हॉकटॉक जरूर हुई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि सच्चाई कितनी है और ग्रामीण देखिए। निश्चित रूप से अनिल मीणा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब ऑडियो की जांच करने की बात, वीडियो की जांच करने की बात अधिकारियों ने की है और कार्रवाई की बात की है अधिकारियों ने। तो आपको बता दें कि सप्लाई इंस्पेक्टर पर तोड़फोड़ का आरोप भी ग्रामीणों ने लगाया, फोन तोड़ने का आरोप लगाया है ग्रामीणों ने। राशन कालाबाजारी का पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस बीच सीधे आपको लिए चलते हैं बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। Board should get in touch with IPL franchises because it's purely a commercial decision and the 100% rights are with IPL franchisees to do that. बताइए, माइक दे दी, माइक दो। So Sydney Hill from Deccan Herald. So we must have observed the last 2 days play was not possible. And yesterday there was no rain, but even then play was not possible, and the training facilities were in sharp criticism. So what are your thoughts on that, sir? Well, criticism is one thing which we are used to being in administration of BCCI in cricket. But everything is being criticized. When we are not giving matches to Kanpur because of these regions, certain regions and all that, then also I was being criticized. Now we are giving the match, then I am also being criticized why it has been given to Kanpur, should not have been given to Kanpur. So that goes on. You know, the problem is that this ground is around 80-year-old. It's our heritage ground. If you remember, it used to be a permanent test center. The original 5 permanent test center, Kolkata, Eden Garden, Chennai, Chepauk, Firozshah Kotla, Delhi, our Brabourne Stadium, Mumbai, and Kanpur Green Park. Then this is the permanent center. So the whole idea was to have test matches here. This is for the first time in 80 years that this rained so much that we were not able to host the match for 2 days.
But in the history suggests that no match has been abandoned here. Matches have taken place. No match has been abandoned here in Kanpur. There are not many venues in the world where, because of the rains, matches have been abandoned. So here 2 days match could take place. So I don't think there should be too much hue and cry. When this ground had been built, the stadium had been built, then those technologies were not available. Now technologies are available. Like in our Lucknow stadium, we have got that technology. And in Varanasi are building another stadium. There we have got high-tech modern technology to take away the water, the rainy water. Here also we are planning today. I had a discussion with administration that how we can, develop this system by which the rainy water can immediately be soaked. So that we are planning. But since it had never happened in Green Park, so this time we suffered and we lost the game for 2 days. All Bangladeshi reporters are what? There is no question from Bangladesh. You want to ask? Okay, you ask. Guests should get priority, overriding priority over our. Pani to mago. Are you going to Pakistan for this trophy or not? Any decision about that? Well, no decision has been taken, but there is a policy of BCCI. And our policy is that for international tours, we always seek the permission of the government. It's purely up to the government to decide whether our team should go to any country or our team should not go to any country. In this case, about Champions Trophy in Pakistan, whatever government will decide and our advisors, we will abide by that. और कोई हमारे मेहमान रह गए हो? कोई बात नहीं, अब आप लोग It's not visible. Why should there be, fighting between the sports department and Green Park? Match is going on. Everybody is cooperating. Commissioner, DM, everybody is sitting there. So therefore, I got this idea of asking such question. तो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को आप सुन रहे थे। राजीव शुक्ला ने आईपीएल से और आईपीएल और टेस्ट को लेकर उन्होंने भी खुलकर मीडिया के सवालों को जवाब दिए। कानपुर में हो रहे टेस्ट मैच की व्यवस्था को लेकर उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से कानपुर का जो ग्रीन पार्क स्टेडियम वो ऐतिहासिक स्टेडियम है और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ की जानी चाहिए। उन्होंने ये बातें कही। अब रुक करते हैं अगली खबर का। रायबरेली से अगली खबर, जहां महाराष्ट्र के पुणे में रायबरेली के 4 युवकों की मौत हुई है। ग्लास की पेटी उतरते वक्त दबकर हुई थी मौत। रायबरेली के पकसरामा के निवासी हैं 2 मृतक। मरियानी गांव का रहने वाला है तीसरा मृतक। आपको बता दें चौथा पूरे बिचियन का रहने वाला है। मृतक के परिजनों का रो कर बुरा हाल है। तो यह हम खबर आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली के पकसरामा के निवासी हैं 2 मृतक। मरियानी गांव का रहने वाला एक मृतक बताया जा रहा है, वहां चौथा मृतक बिचियन का रहने वाला बताया जा रहा है। इस बीच मृतकों के परिजनों का रो कर बुरा हाल है। महाराष्ट्र के पुणे में रायबरेली के 4 युवकों की मौत हुई है। कल रात में ये पुणे में ग्लास फैक्ट्री में हादसा हो जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें रायबरेली जनपद की 2 तहसीलों के 4 लोगों के मृतक होने की प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल संपर्क राहत कार्यालय के माध्यम से किया गया था और उनके परिजनों से भी प्रशासन का लगातार संपर्क है और उनके संपर्क में हम लोग हैं और प्राइमरी रिपोर्ट शासन को भेज भी दी गई है और जो भी इसमें अनुमान आगे कार्रवाई होगी वो हम लोग नियमता करेंगे। भाई लगभग 1 साल होने वाले थे। पूना महाराष्ट्र में एवड़ेवाली में काम करने गए थे ग्लास कंपनी में। उनकी अचानक से सुनने में आई कि उनकी डेड हो गई है, तो वहाँ की सूचना मिली तो बाकी आ रहे हैं। पता है क्या हुआ था, कुछ पता चल रहा है? नहीं, ये वो बोल रहे थे ग्लास टूट गया था, बेल्ट टूट गए थे, तो भैया दब गए थे। खबरों करेंगे अगली खबर का। एटा में दबंगों की दबंगई सामने आई है। घर जा रहे व्यक्ति पर हमला किया है। दबंगों ने व्यक्ति पर चाकुओं और डंडों से
जमकर हमला किया है। आपको बता दें, व्यक्ति गंभीर रूप से इस दौरान घायल हुआ है। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया है। पीड़ित के थाने जाने के बाद भी पुलिस ने नहीं की है कार्रवाई। आखिर क्यों नहीं करती है कोतवाली नगर पुलिस कार्रवाई, ये सोचने वाली बात है। कार्रवाई न होने पर पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा है। पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत नई बस्ती का ये पूरा मामला है। तस्वीरों में देख सकते हैं, बेरहमी से युवक की पिटाई की गई। पीड़ित के थाने जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो जनपद एटा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय का रुख किया है। पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। कार्रवाई न होने पर पीड़ित पहुंचा एसएसपी कार्यालय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। थाना कोतवाली नगर के नई बस्ती का यह पूरा मामला है। पुरानी रंजिश में युवक की जमकर पिटाई की गई। एटा में दबंगों की दबंगई सामने आई है। युवक की बेरहमी से चाकू और डंडे से बेरहमी से पिटाई की गई। घर जा रहे व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया है। दबंगों ने व्यक्ति पर चाकुओं और डंडों से हमला किया। व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने व्यक्ति पर हमला किया, ऐसा बताया जा रहा है। पीड़ित के थाने जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई न होने पर पीड़ित पहुंचा एसएसपी कार्यालय। पीड़ित ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित के थाने जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये भी भैया घर से जा रहा था तो वहाँ पे कुछ लड़के यहाँ पे बैठे हुए थे। गुजर वाली गली सुखावा रोड पे तो उन्होंने एकदम अटैक किया है। 8-10 लोग थे, उन्होंने अटैक किया। उन पर वो तमंचा वगैरह भी थे और बेल्ट वगैरह तो खूब मारा है। और मैंने ये तहरीर दी है कोतवाली नगर में, जो मेडिकल वगैरह सब कुछ हो गया है, लेकिन उसका अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां सीओ चकबंदी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। 15,000 रिश्वत लेते पकड़े गए हैं गजाधर सिंह। यूपी विजिलेंस वाराणसी की टीम ने गिरफ्तारी की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री नगर से गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें, नंदगंज क्षेत्र में तैनात है सीओ चकबंदी गजाधर सिंह। चकबंदी में सीमांकन के लिए ले रहा था रिश्वत। यूपी विजिलेंस वाराणसी की टीम ने गिरफ्तारी की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री नगर से ये गिरफ्तारी की है। यूपी विजिलेंस वाराणसी की टीम ने गिरफ्तारी की है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री नगर से गिरफ्तारी हुई है। नंदगंज क्षेत्र में तैनात है सीओ चकबंदी गजाधर सिंह। 15,000 रिश्वत लेते विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया। यूपी विजिलेंस टीम ने गिरफ्तारी की है। गाजीपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीओ चकबंदी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। 15,000 की रिश्वत लेते गजाधर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। यूपी विजिलेंस की टीम ने सीओ गजाधर सिंह की गिरफ्तारी की है। यूपी विजिलेंस वाराणसी की टीम ने यह गिरफ्तारी की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री नगर से यह गिरफ्तारी की है।
अगली खबर की ओर हमीरपुर से अगली खबर, जहां मासूम से रेप मामले में ग्रामीणों ने बवाल काटा है। मुख्यालय की सड़कों पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने रेप पीड़िता को गोद में लेकर प्रदर्शन किया है। अबोध के बलात्कारी को फांसी देने की मांग की गई है। डीएम कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी भी की गई है। जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर का यह पूरा मामला है। तो अबोध के साथ बलात्कारी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मासूम अबोध बालिका के साथ बलात्कार किया गया। बलात्कारी को फांसी देने की मांग की गई। डीएम कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र में 2 वर्षीय मासूम को उसके एक पड़ोसी ने अपनी हवस का शिकार बनाया था, जिसे 2 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस विभत्स कांड के इलाके के लोग आज भी आक्रोशित हैं। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। लगभग 3 से 6 के बीच में पीड़िता के पिताजी, पीड़िता की उम्र जो लगभग 2 साल है, उसके पिताजी दिल्ली में काम करते थे। माँ गई थी मजदूरी के लिए। एक भाई एक बहन है। तो भाई ये लगभग 4 साल का, बहन है 2 साल के लगभग की। तो एक गांव का ही देवकरण प्रजापति आता है, उसके भाई को 10 रुपया 5 रुपया टॉफी लेने के लालच से बाहर भेज देता है और पीड़िता को उठाकर अंदर की कुंडी बंद करके उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था और उस पे विभिन्न धाराओं पे जो भी मुकदमे थे उसने लगाए हैं। हम लोग आज पूरे गांव के लोग हैं, पूरे ग्रामवासी पुरैनी के लोग हैं, आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं। पहली चीज तो परिवार के पास पीड़िता का जो पिता है उसके पास आधा बीघा जमीन है, पीड़िता की आर्थिक मदद होनी चाहिए। दूसरी चीज पीड़ित परिवार उसी दिन से डरा सहमा हुआ है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। और तीसरी चीज न्याय होना चाहिए और चौथी चीज फांसी होनी चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं? आज पुरैनी में हम लोग माननीय डीएम साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं और इससे बड़ा गलत कार्य हो नहीं सकता। हमारी मांग है कि फांसी हो। बाकी डिटेल आप लोगों को सब पता है, हम लोगों को भी पता है। इससे बड़ा काम और इससे बुरा काम जिंदगी में हो नहीं सकता। जो बच्ची 2 साल की है, उसकी माँ खेतन पर गई थी तिली काटने और उसका 6 साल का बच्चा वो वहाँ छोड़ गई घर पे, दोनों लड़का को लड़की को। वो लड़का को 10 रुपया दिए कि टॉफी लिया और लड़की को उठाया और अंदर ले गया और गेट बंद कर लिया। लड़का गेट पीटता रहा। उस लड़की के साथ में बहुत बुरा काम करा कि वो उठ नहीं पाती न बैठ पाती। शाम के टाइम खून चल रहा है और बेहोश हो पड़ी थी। और हमीरपुर से हमारे संवाददाता सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, 2 साल के मासूम के साथ जो हैवानियत की गई है, इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है, लेकिन अब तक कार्रवाई की अगर बात की जाए, कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं पूरा मामला जलालपुर थाना क्षेत्र के पुरानी गांव का है, जहां बीती 26 सितंबर की शाम एक युवक देवकरण प्रजापति जो एक घर के बाहर 2 वर्ष की खेल रही बच्ची को घर के अंदर ले जाता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है। और पूरी जो घटना है, इस घटनाक्रम को देखते हुए जब पीड़ित के परिजन है थाने पहुंचते हैं, तहरीर देते हैं, तो पुलिस जो आरोपी शख्स है उसको हिरासत में लेकर जेल भेज देती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों का गुस्सा था, आज वो गुस्सा फूटा और मुख्यालय की सड़कों पे प्रदर्शन करते हुए पूरे ग्रामीण नजर आए। साथ ही जो पीड़ित है, पीड़िता की माँ पीड़ित बच्ची को गोद में लिए हुए प्रदर्शन के बीच में नजर आई। के आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो जो आरोपी को जेल भेजा गया है उससे खुश नहीं है।
और जो ग्रामीणों उन्होंने फांसी की मांग की हुई है आरोपी के लिए। सिद्धार्थ, अगर बात की जाए जो बलात्कार का आरोपी है, क्या मानसिक रूप से विक्षिप्त था? क्योंकि 2 साल की मासूम के साथ बलात्कार जैसी जघन्य अपराध की घटना सामने आई है। सिद्धार्थ जी 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 बिल्कुल। आप प्राथमिक जांच में इस तरह की कोई भी बात सामने अभी तक नहीं आई हुई है। वह आरोपी पूरी तरह से स्वस्थ है। जी सिद्धार्थ, आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 2 साल के मासूम के साथ ये जघन्य अपराध की घटना घटित हुई है और आरोपी को हालांकि पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसको जेल भेज दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं समाज को सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। 2 साल की मासूम के साथ जिस तरीके से ये घटना हुई है, निश्चित रूप से खबरों करेंगे। अगली खबर का खबर जौनपुर से, जहां मुठभेड़ में अंतरजनपदीय को हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, हाफ एनकाउंटर करके गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, वीडियो में पुलिसकर्मी बदमाश को दबोचकर गाड़ी की ओर ले जाते साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इस बीच पकड़ो पकड़ो भाग रहा है, शोर मचाते दिख रहे हैं। वीडियो जारी करने के बाद चूक होने का एहसास होते ही वीडियो डिलीट कर पुलिस से दूसरा म्यूट वीडियो उपलब्ध कराया है। आपको बता दें, इसके बावजूद सवालों से घिरा पुलिस के प्रदेश में जारी ऑपरेशन लंगड़ा का, तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है वीडियो। तो देश की बात में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। रुड़की में बदमाशों द्वारा चाकुओं से किए गए हमले में घायल एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई है। वहीं युवक की मौत की जानकारी मिलने पर गुस्साए ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव कर दिया और पुलिस पर हत्या के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। भीड़ को बढ़ता देख आसपास के थानों की पुलिस गंगनहर कोतवाली में बुलानी पड़ी। वहीं ग्रामीणों ने 2 माह से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने का आरोप भी पुलिस पर लगाया। हालांकि फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर बैठे गुस्साए ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रही है। एक बच्चा जिसको तकरीबन 2 महीने पहले रुड़की से आते हुए चाकू मार दिया गया, एम्स में भर्ती था। उपचार के दौरान कल उस बच्चे की मृत्यु हो गई है। तो आज परिवारजन, ठोस कार्रवाई नहीं हुई, उनके अनुकूल कार्रवाई नहीं हुई, तो इसको लेकर के आंदोलित थे। हम लोग यहाँ गंगनहर कोतवाली के परिसर में हैं। परिवारजनों का फोन आया तो हम लोग भी आए। कल भी मैं परिवारजनों से मिल करके गया था। तो उन लोगों की मांग है कि इसमें संतोषजनक कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की गई है और इसमें गिरफ्तारी मात्र एक व्यक्ति की गई है, जबकि इसमें कई लोग शामिल थे। 3 तारीख का मैटर है, पिछले महीने की। 3 तारीख को मेरा लड़का काम पर से जा रहा था। इसको एक लड़के को मेरे गांव वाले को छेतरे थे, तो उसको क्या नाम जो है, फिर जब उसे छेतर लगे वो हाथ देकर रोका मेरे लमडे को कि भाई मुझे बचवा नहीं। तो उन्होंने जब वहाँ रोका, उसे कहा भाई क्या बात है, क्यों छेतरे? तो फिर इसके साथ में जो है उन्होंने हाथापाई करके इस मेरे वाले लड़के को फेल दिया। वो अंकित जो फिर वो भी इनके साथ में शामिल हो गई, जिन्होंने मारा। हाँ जी। अच्छा, अंकित भी साथ में शामिल हुआ, क्या है कुछ पता लग पाया? ताजी उसका लड़के का मैटर है कुछ इसके साथ में। अंकित वैसे कहाँ के लोग थे? वो टोटे के जी। अब यहाँ पे इकट्ठा हुए, आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं जी, क्या नाम जी, वो जो हमारे गाँव का लड़का वो। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।